राखी का ऐतिहासिक झूठ सन 1535। दिल्ली का शासक है बाबर का बेटा हुमायूं। उसके सामने देश में दो सबसे बड़ेढ़ी चुनौतियां हैं। पहला अफगान शेर खां और दूसरा गुजरात का शासक बहादुर शाह। 3 वर्ष पूर्व सन 1532 में चुनार दुर्ग पर घेरा डालने के समय शेर खां ने हुमायूं का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है और अपने बेटे को एक सेना के साथ उसकी सेवा में दे चुका है। अफीम का नशेदी हुमायूं शेर खां की ओर से निश्चिंत है। हां, पश्चिम से बहादुर शाह का बढ़ता दबाव उसे कभी कभी विचलित करता है। हुमायूं के व्यक्तित्व का सबसे बडेढ़ा दोष है कि वह घोर नशेदड्डी है। इसी नशे के कारण ही वह पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में ही पड़ेढ़ा हुआ है और उधर बहादुर शाह अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है। वह मालवा को जीत चुका है और मेवात डडाब भी उसके अधीन है, पर अब दरबारी अमीर, सामंत और उल्लेमा हुमायूं को चैन से बैठने नहीं दे रहे। बहादुर शाह की बढ़ाती शक्ति से सब भयभीत हैं। आखिर हुमायूं उठता है और मालवा की ओर बढ़ता है। इस समय बहादुर शाह चित्तौडगढ़ दुर्ग पर घेरा डाले हुए है। चित्तौडगढ़ में किशोर राणा विक्रमादित्य के नाम पर राजमाता कर्णावती शासन कर रही हैं। उनके लिए यह विकट घड़ी है। 7 वर्ष पूर्व खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ अनेक योद्धा सरदार वीरगति प्राप्त कर चुके हैं। रानी के पास कुछ है तो विक्रमादित्य और उदय सिंह के रूप में 2 अबोध बालक और एक राजपूतनी का अदम्य साहस। सैन्य बल में चित्तौडगढ़ बहादुर शाह के समक्ष खड़ेढ़ा भी नहीं हो सकता, पर साहसी राजपूतों ने बहादुर शाह के समक्ष शीश झुकाने से इनकार कर दिया है। इधर बहादुर शाह से उलझने को निकला हुमायूं अब चित्तौडगढ़ की ओर मुड़ गया है। अभी वह सारंगपुर में है, तभी उसे बहादुर शाह का संदेश मिलता है जिसमें उसने लिखा है, चित्तौडगढ़ के विरुद्ध मेरा यह अभियान विशुद्ध जेहाद है। जब तक मैं काफिरों के विरुद्ध जेहाद पर हूं तब तक मुझ पर हमला गैर इस्लामिल है। अतः हुमायूं को चाहिए कि वह अपना अभियान रोक दे। हुमायूं का बहादुर शाह से कितना भी बैर हो, पर दोनों का मजहब एक है, सो हुमायूं ने बहादुर शाह के जेहाद का समर्थन किया है। अब वह सारंगपुर में ही डेरा जमा के बैठ गया है, आगे नहीं बराच रहा। इधर चित्तौडगढ़ राजमाता ने कुछ राजपूत नरेशों से सहायता मांगी है। पड़ीडोसी राजपूत नरेश सहायता के लिए आगे आए हैं, पर वे जानते हैं कि बहादुर शाह को हराना अब संभव नहीं। पराजय निश्चित है, सो सबसे आवश्यक है चित्तौडगढ़ के भविष्य को सुरक्षित करना। और इसीलिए रात के अंधेरे में बालक युवराज उदय सिंह को पन्ना धाय के साथ गुप्त मार्ग से निकालकर बूंदी पहुंचा दिया जाता है। अब राजपूतों के पास एकमात्र विकल्प है वह युद्ध जो पूरे विश्व में केवल वही करते हैं, शाका और जौहर। 8 मार्च 1535 राजपूतों ने अपना अद्भुत जौहर दिखाने की ठान ली है। सूर्योदय के साथ किले का द्वार खुलता है। पूरी राजपूत सेना माथे पर केसरिया पगड्डी बांधे निकली है। आज सूर्य भी रुककर उनका शौर्य देखना चाहता है। आज हवाएं उन अतुल्य स्वाभिमानी योद्धाओं के चरण छूना चाहती हैं। आज धरा अपने वीर पुत्रों को कलेजे से लिपटा लेना चाहती है। आज इतिहास स्वयं पर गर्व करना चाहता है। आज भारत स्वयं के भारत होने पर गर्व करना चाहता है। इधर मृत्यु का आलिंगन करने निकले वीर राजपूत बहादुर शाह की सेना पर विद्युत गति से तलवार भांज रहे हैं, और उधर किले के अंदर महारानी कर्णावती के पीछे असंख्य देवियां मुंह में गंगाजल और तुलसी पत्र लिए अग्निकुंड में समा रही हैं। यह जौहर है, वह जौहर जो केवल राजपूत देवियां जानती हैं, वह जौहर जिसके कारण भारत अब भी भारत है। किले के बाहर गर्म रक्त की गंध फैल गई है और किले के अंदर अग्नि में समाहित होती क्षत्राणियों की देहों की पूरा वायुमंडल महक उठा है और घृणा से नाक सिकोद कर खड़ेढ़ी प्रकृति जैसे चीख कर कह रही है, भारत की आने वाली पीढ़ियों, इस दिन को याद रखना और याद रखना इस गंध को। जीवित जलती अपनी माताओं के देह की गंध जब तक तुम्हें याद रहेगी, तुम्हारी सभ्यता जिएगी। जिस दिन यह गंध भूल जाओगे, तुम्हें फारस होने में 10 वर्ष भी नहीं लगेंगे। 2 घंटे तक चले युद्ध में स्वयं से 4 गुने शत्रुओं को मारकर राजपूतों ने वीर गति पा ली है और अंदर किले में असंख्य देवियों ने अपनी राख से भारत के मस्तक पर स्वाभिमान का युद्ध समाप्त हो चुका। राजपूतों ने अपनी सभ्यता दिखा दी, अब बहादुर शाह अपनी सभ्यता दिखाएगा। अगले 3 दिन तक बहादुर शाह की सेना चित्तौडगढ़ दुर्ग को लुटती रही। किले के अंदर असैनिक कार्य करने वाले लुहार, कुम्हार, पशुपालक, व्यवसायी इत्यादि पकड्डी कर काटे गए। उनकी स्त्रियों को लूटा गया। उनके बच्चों को भाले की नोक पर टांग कर खेल खेला गया। चित्तौडगढ़ को तहस नहस कर दिया गया।
और उधर सारंगपुर में बैठा बाबर का बेटा हुमायूं इस जिहाद को चुपचाप देखता रहा, खुश होता रहा। युग बीत गए पर भारत की धरती राजमाता कर्णावती के जलते शरीर की गंध नहीं भूली। फिर कुछ गद्दारों ने इस गंध को भुलाने के लिए कथा गढ़ी। राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुंह में तुलसी दल लेकर अग्निकुंड में उतर जाने वाली देवियां अपने पति के हत्यारे के बेटे से सहायता नहीं मांगती। पार्थ, राखी की इस झूठी कथा के षड्यंत्र में कभी मत फंसना। आप इंडियन हैं तो मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।